एक बार जरा कंफर्म कीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही। ये एक बार कृपया कंफर्म करें कि क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे। लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे। निश्चित तौर पे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ऐसा मुझे लगता है। जल्दी से कंफर्म कर दो आवाज के बारे में। क्लियर? चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज सुबह 9 बजे आपके सामने मैं लेकर आता हूं आज के दिन का द हिंदू। तो आज है 7 फरवरी। देखते ही देखते फरवरी महीने का भी एक हफ्ता निकल गया है। तो हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी लग रहा है कि साल तो अभी शुरू ही हुआ है ना, अभी तो 2025 आया है, कुछ दिन आराम करते हैं फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये याद रखिएगा, जनवरी पूरा खत्म हो चुका है और फरवरी जिसमें केवल 28 दिन होते हैं उसके 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि 1/4 फरवरी भी आपका निकल चुका है। तो अगर हम मोटा मोटी कहें तो करीब सवा महीना इस वर्ष का जा चुका है। 12 महीने होते हैं, सवा महीना जा चुका है, लगभग 10% या उससे थोड़ा ज्यादा वर्ष जो है आपका निकल चुका है भाई। तो इस साल के जो टारगेट हैं वो अगर आपने ढंग से तय नहीं किए हैं, अपने लक्ष्यों का आपने ठीक से निर्धारण नहीं किया है और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भाई कर लीजिए और उन टारगेट्स को मीट करने की कोशिश भी करते रहिए। ऐसा मत कीजिए कि केवल टारगेट बना लें और उस पर कुछ अमल ना करें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जल्दी से आज का अखबार देखते हैं। अखबार देखने के बाद हम चलेंगे हमारी आज की प्रेजेंटेशन पे। अखबार यहीं देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जो भाई ये अमेरिका से लोग भारत आए हैं, जिन लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, जिन लोगों को वापस भेजा है, जो अवैध तौर पे रह रहे थे, उनके साथ अमेरिका ने जैसा आचरण किया है उसको लेकर एक विवाद शुरू हो गया है, उसको लेकर एक बहस छिड़ गई है। ये बहस क्या है, इसको लेकर विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है, एक बयान दिया है। वो बयान क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा और कहीं मत देखिएगा वरना बहुत सारी फालतू की चर्चाएं चल रही हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर से पूछा है कि भैया ये बताओ कि ऐसा क्या था तमिलनाडु सरकार के या तमिलनाडु विधानसभा के उन बिलों में कि आप उन्हें होल्ड करके सालों तक बैठे रहे, वर्षों तक बैठे रहे। ये पूरा मामला क्या है, इस पे संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये सारा आपको समझा दूंगा, कोई चिंता की बात है नहीं। ठीक है, बांग्लादेश में भाई क्या चल रहा है, भगवान मालिक है बांग्लादेश का, भगवान जाने क्या चल रहा है। तो अब वहां पर हिंसा जो है वो बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गई है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो वहां पर घर था, इसका एक नाम होता था, मैं नाम भूल गया, क्या है उस घर का नाम, 32 धनमंडी नाम की एक जगह थी, वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का घर होता था। उस घर को जला दिया गया है और उस घर को जलाने के बाद शेख हसीना ने, जो उनकी पुत्री हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। किस तरह से भारत के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं उनके इस वक्तव्य से, इस बात की हम चर्चा जल्दी से करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये सब खबरें जो हैं हमारे काम की नहीं है। भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल बनाने वाला जो एक यूनिट है वो लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। क्या है इसके बारे में, क्या बातें जानने वाली हैं, वो हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम जल्दी से जानेंगे। एक प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट आई है, एक संस्थान है जिसका नाम है गेम चेंजर लॉ एडवाइजर। तो उनकी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि भारत में 39 लाख नए चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाले वाहन जो हैं हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हम जल्दी से इस रिपोर्ट को भी समझ लेंगे कि भाई इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, क्या बातें कही हैं, क्या अभी हमें आवश्यकता है। यूपीएससी, ये क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि यार ये एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन आप लोगों से जुड़ा हुआ मामला है तो आपको जल्दी से बस यहां बता देता हूं। तो भैया यो आज हिंदू में खबर छप गई है, इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स के फॉर्म में जो गड़बड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं, इतनी व्यापक है कि ये काफी हद तक शर्मनाक है। यार देखो, भारत के संविधान को जब आप पढ़ोगे, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, तो भारत के संविधान में यूपीएससी की जो भूमिका है, यूपीएससी का जो रोल है, वो है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इट इज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट का संरक्षक है। ऐसा संस्थान जब एक फॉर्म बनाता है और उसमें स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, उसमें आप अपना फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हो, उसमें विद्यार्थी अपना सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आप ओटीपी के जरिए लॉग इन करना चाहते हो तो 2-2 दिन तक ओटीपी ही नहीं आ रहा है,
तो ये पूरी प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लगता है और ये लगता है यार यूपीएससी जैसा संस्थान जो वॉचडॉग है मेरिट का, अगर वो ऐसी चीजें करेगा तो फिर क्या भविष्य है। बहुत ही दुखद है, 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं यार, उनके साथ आपने इस तरह की हरकत करी है, कोई औचित्य नहीं है उसका। तो मैं आशा करता हूं कि यूपीएससी इसको सुधारेगा और इसमें इतना ज्यादा जो है अजीब तरीके का जो फॉर्म बनाया गया है जिसको भरना, आप में से जिन लोगों ने भरा है वो कमेंट करके बताना, आसानी से भरा गया क्या फॉर्म यार? मतलब मुझे लगता है इस बार फॉर्म भरना 3-4 दिन का प्रोजेक्ट है, ये फॉर्म भरना आसान काम नहीं है। मतलब मुझे याद है जब हम लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते थे यार, आधे घंटे 20 मिनट में भर जाता था यार, कुछ होता ही नहीं था उसमें। अब मुझे लगता है 3 से 4 दिन का प्रोजेक्ट है बच्चों का कि भाई मैं मतलब रोज कम से कम ऐसे ईमेल्स के जवाब दे रहा हूं बच्चों के, कि भाई रोज ऐसे कम से कम 10 ईमेल के जवाब दे रहा हूं कि फॉर्म में ये गलती हो तो क्या करें, वो गलती हो तो क्या करें। मतलब तंग आ गए हैं बच्चे भी यार, मतलब क्या करके रखा है इस बार यूपीएससी ने, बहुत ही अद्भुत फॉर्म बनाया है। चलिए हाँ जी, चाबहार जो एक पत्तन है, आप लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, ईरान में है चाबहार पत्तन। अमेरिका ने उसको लेकर जो एक अपनी योजना बताई है, जो अपना आदेश जारी किया है, उससे भारत में भी एक चिंता की लहर आ गई है। चाबहार क्या है, अमेरिका ने क्या कहा है, भारत में चिंता क्यों है, इसके बारे में हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेंगे। ये सब राजनीतिक है, ये सब काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं। ये यार वही है कि जो ट्रंप ने कहा है कि गाजा पे कब्जा कर लेंगे, उसकी हिंदू ने आलोचना करी है। मुझे लगता नहीं कि ट्रंप बहुत गंभीर है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये यूएस एड को मैंने कल जो है अनअकैडमी के चैनल पे पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये वाला आर्टिकल जो है, ये भाई कैप्टन रंगनाथन के जो आर्टिकल होते हैं इनको हम छोड़ देते हैं। किसी एक वायु दुर्घटना का एनालिसिस करते हैं, जासूसी टाइप का होता है, वो हमारे काम का है नहीं, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है कि भारत में जो थर्मल पावर है, जो आपका ताप विद्युत जो बनती है, उसको लेकर जो नियम बने हैं, उसमें एक बदलाव को लेकर ये चर्चा करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एक छोटी सी बात पे है, लेकिन आपको समझा दूंगा कि किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने को लेकर भारत में एक सहमति बन नहीं पा रही है। यह वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है कि भाई 224A जो है आर्टिकल, उसके तहत अस्थायी जज जो है उनकी नियुक्ति को लेकर ये एक नियम में बदलाव किया गया है, उसको हिंदू यहां बताता है, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, मेरे ख्याल से इतना ही है आज, या और भी कुछ है, लगभग हो ही गया, क्योंकि हाँ हो ही गया बस। और कुछ आज यहां पर यार, अब अमेरिका से जुड़ी खबरें कितनी पढ़ाएं यार, थोड़ा तंग आ गए ना आप लोग भी ट्रंप के बारे में पढ़ पढ़ के। मैं ट्रंप के बारे में पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया यार। मतलब अब मुझे लगता है कि यार कुछ तो और आदमी कराए, मतलब कब तक हम डोनाल्ड ट्रंप को ही पढ़ाते रहेंगे। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ कुछ करते रहेंगे, न्यूज साइकिल से बाहर ही आदमी निकलते नहीं हैं, लेकिन कितनी इनके बारे में चर्चा करें यार। अब मतलब कुछ और भी पढ़ते हैं। तो आज मैं एक बार एक्टिवली सोच रहा था कि यार डोनाल्ड ट्रंप की खबरें नहीं पढ़ाएंगे यार, आज कुछ और करते हैं, कुछ नया करते हैं। आप लोग भी बोर हो गए होंगे ट्रंप के बारे में सुन सुन के। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। 7 फरवरी है आज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आपको बता चुका हूं। कलर बदल लेते हैं, ब्लैक क्यों करना है। हाँ जी, तो आज 7 फरवरी है, जैसा कि आप लोग जानते हो। हमारा यहां पर तीसरा एपिसोड है आज। आप लोगों ने शुरुआत से जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आग्रह ये करूंगा, देखिए ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं एक आग्रह हर किसी से करता हूं कि आप लोगों से एक फीस मैं मांगूंगा, एक शुल्क मैं मांगूंगा, और वो शुल्क जो होता है, भाई कोई भी चीज जो फ्री होती है उसके बदले में मैं कुछ तो आपसे चाहता हूं। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को अकेले ना देखें, कि अगर हर विद्यार्थी, जैसे अभी इस क्लास में तकरीबन 300 लोग लाइव हैं, तो आप जितने भी लोग इस क्लास में हैं, सब लोग ये कोशिश करें कि कम से कम 2 और लोगों को इस क्लास के बारे में बताएं। भले ही वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, भले ही ना कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन क्लासेस से जुड़ें और एक ऑथेंटिक, एक सही प्रकार के समाचार जो है उनको प्राप्त करना शुरू करें। ये एक तरह की समाज सेवा है। तो आप ये फीस आप मेरे को दें कि भाई ये क्लास फ्री है और हमेशा फ्री रहेगी, लेकिन ये एक फीस मुझे आपसे चाहिए कि आप कम से कम 2 लोगों को इस क्लास के बारे में जरूर बताइए। कोई से भी 2 लोग जो आपके मित्र हों, जूनियर, सीनियर, रिश्तेदार, संबंधी, परिवारजन, 2 लोगों को बताइए। हर व्यक्ति कम से कम 2 अतिरिक्त लोगों को, 2 एक्स्ट्रा लोगों को क्लास में लेकर आए। इसको आप ये मानिए कि अतुल सर ये आपसे फीस मांग रहे हैं, ये हमारी फीस है, इसको आपको यहां पर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, बाकी मर्जी है आपकी। चलिए भाई, अगर हम वर्ष के दिनों की बात करें तो 31 और 7 आज कितने दिन हो गए? इस वर्ष के 38 दिन चले गए हैं। 10% से ज्यादा समय जो है वो खत्म हो चुका है। और अगर जो दिन बचे हैं उनकी बात करें तो 327 दिन आपके पास अब इस वर्ष के बचे हैं भाई। तो आप देख लीजिए, ये समय जो है बहुत जल्दी जल्दी इस तरफ नंबर बढ़ जाएगा, इस तरफ कम हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार बहुत टाइम बचा है अभी, तो कर लेंगे आराम से तैयारी, तो उतना टाइम बचा है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। चलिए भाई, तो आज की पहली खबर पे आते हैं।
तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक आने के बाद ही, इनफैक्ट चुनाव जीतने के पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि जितने भी लोग बिना दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उन सबके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, उन सबको वापस उनके देश भेजा जाएगा। अब ये उनका एक राजनीतिक स्टैंड था जिसका आप विरोध नहीं कर सकते। भाई ठीक है, आपके यहां जो लोग इलीगली रह रहे हैं, जो लीगली रह रहा है उसको आप वापस नहीं भेज सकते, लेकिन जो इलीगली रह रहा है उसको वापस भेजने का तो आपको पूरा अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहां पर यह आता है कि जिन लोगों को आप वापस भेज रहे हो उनके साथ आचरण कैसा करोगे। देखिए, इस बात को समझिए कि आमतौर पे, अब जैसे आपको बताता हूं कल क्या हुआ, यह भारतीयों का पहला खेप, जो एक अमृतसर का गुरु रामदास एयरपोर्ट है, वहां पर यूएस एयरफोर्स के एक जेट के जरिए 104 भारतीयों को वापस भेजा गया, जिनमें 19 महिलाएं थी, 13 बच्चे थे, अलग अलग जगहों से लोग थे। और अगर आप इन लोगों की प्रोफाइल देखें तो इनमें से कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि भारत में भी हमारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, पंजाब पुलिस है, उन्होंने इन लोगों के प्लेन से उतरते ही इनके रिकॉर्ड की जांच की कि कोई अपराधी तो नहीं है। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई बदमाश था, क्रिमिनल था, यहां पे हत्या करके लूटपाट करके वहां भाग गया था, ऐसा नहीं है। ये आम लोग थे, गरीब लोग थे आमतौर पे, जो कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गए थे। गलत किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा कि इन्होंने जो किया सही किया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर इन लोगों के कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि इन लोगों की नहीं है, तो क्या इनके साथ अमानवीय व्यवहार करना उचित है या अनुचित है। मतलब आप इनको वापस भेज रहे हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वापस भेजिए, लेकिन इनको हथकड़ी लगाया जाना जरूरी था क्या? इनके पैरों में बेड़ियां बांधी जानी जरूरी थी क्या? मतलब जिस तरह का आचरण आमतौर पे हम अपराधियों के साथ भी नहीं करते, हम बहुत ही दुर्दांत अपराधियों के साथ ऐसा आचरण करते हैं। कभी देखा है आपने जेल वेल के आसपास से आप कभी गुजरे हो, कभी देखा है आपने पैर में लोहे की चेन बांध के किसी को लाया जा रहा है? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ऐसा आचरण जो है इसको अमानवीय माना जाता है। और बहुत दुर्दांत अपराधियों के साथ, बहुत ही खूंखार अपराधी जो है, जो बहुत हत्याएं कर चुका है, ऐसा कुछ कर चुका है, उसके साथ ऐसा आचरण होता है। तो क्या आवश्यकता थी, ऐसी क्या जरूरत थी अमेरिका को कि इन लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर इनको वायुयान के जरिए, वो भी सामान्य वायुयान नहीं, अमेरिकन एयरफोर्स के यान के जरिए इनको भारत भेजा गया। तो इन लोगों के साथ जो आचरण किया गया है, जो कंडक्ट किया गया है, उसको लेकर विवाद हो गया है। क्योंकि जो लोग यहां पर आए हैं उन लोगों ने मीडिया से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि भाई हमको ऐसे बहुत बहुत किलोमीटर तक पैदल चलाया गया इन बेड़ियों के साथ, हवाई जहाज के अंदर भी हमको बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया, एक जगह बैठा के रखा गया बिल्कुल पूरी तरह से, और बहुत ही हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया है। तो इन जंजीरों के माध्यम से इनको बांध कर लाया गया। इन लोगों ने इस दुर्व्यवहार की जानकारी दी। निश्चित तौर पे भाई जैसा होता ही है, संसद का सत्र चल रहा है अभी, तो संसद में इस मामले को लेकर विवाद हुआ। भाई जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सरकार से कहा कि यार आप अमेरिका से बातचीत करो, ये क्यों कर रहा है वो, आपको नागरिक वापस भेजने हैं भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से उनको गरिमापूर्ण तरीके से वापस भेजो ना यार, ये भेजने का कौन सा तरीका है। तो भारत में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सरकार की आलोचना की। उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद पर इस मामले में बयान दिया। तो उन्होंने ये कहा, अब जयशंकर साहब का बयान जो है मैं आपको बयान बताए देता हूं। जयशंकर साहब ने संसद में यह कहा कि दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका से इस तरह से अवैध लोगों को भारत वापस भेजना या किसी भी देश वापस भेजना कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप इसको बड़े गाजे बाजे के साथ कर रहे हैं, बड़ी घोषणाएं करके कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज जो है ये चर्चा में आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ऐसा पहले नहीं भेजता रहा है, उसका आंकड़ा भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप देखोगे तो 2009 से लेके अब तक कुछ 15,756 भारतीय वापस आ चुके हैं। और आप देखोगे, जैसे एक नंबर भी था मेरे पास, हां, सबसे 2019 में सबसे ज्यादा 2042 लोग वापस आए थे। 2019 जो वर्ष था उस साल अमेरिका ने 2042 लोगों को वापस भेजा था। तो ऐसे में यह कोई अनोखी प्रक्रिया नहीं है। साथ के साथ जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि लोगों को हथकड़ी लगाना यह अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अमेरिका जब अवैध विस्थापितों को वापस भेजता है तो उनका, हर देश का अपना नियम कायदा है, उनके नियम कायदे में यह लिखा है कि उनको हम रिस्ट्रेन करके ही भेजेंगे, बांध कर ही भेजेंगे। तो जयशंकर साहब ने यह कहा कि देखिए, विदेश नीति में हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, किसी देश के आंतरिक कानूनों पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। भाई बात सही है कि नहीं है कि भाई आपने, अमेरिका का आंतरिक कानून यही कहता है, आंतरिक नियम यही कहते हैं,
तो अगर आंतरिक नियम उनके ये कहते हैं तो भारत ये नहीं कह सकता ना कि यार हमारे नागरिकों को ऐसे मत भेजो, आप अपने आंतरिक नियम बदलो। सोचो भारत से कोई अमेरिका आके ये कहे कि आप अपने अंदर के कानून बदलो, तो हम मानेंगे क्या? हम कहेंगे यार हम अपना काम करेंगे, आप अपना करो। ये बात सही है कि नहीं है? तो यह बात उन्होंने कही है। हालांकि विपक्षी दलों ने यह कहा कि भारत अगर चाहे तो अमेरिका पर दबाव डाल सकता है, और अगर अमेरिका इसके लिए राजी ना हो तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि चूंकि ये भारत के लोग हैं, हमारे लोग हैं, इनकी गरिमापूर्ण तरीके से वापसी होनी चाहिए। तो भारत जो है इनको लेने के लिए अपने वायुयान भेज दे, कि आप मत भेजो, आप इकट्ठे कर लो एक जगह, हम अपना यान भेज देंगे। तो अब देखते हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका जाने वाले हैं 12 तारीख को। आज क्या तारीख हो गई? 7 तारीख तो आज हो ही गई। आने वाले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह भी बातचीत का एक मुद्दा रहेगा कि भारतीयों के साथ जो आचरण किया जा रहा है उसमें परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात है, विवाद चल रहा है इसको लेकर अभी भी। आज विपक्षी दलों ने कहा है कि वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, पर यह सब राजनीतिक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़े, दूसरे आर्टिकल पे चले। दूसरा आर्टिकल यार RN रवि साहब पर है। अब आप मेरी आवाज में जो तनाव है, जो बोरियत है, वो आप इसलिए समझ जाइए कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से मैं हिंदू पढ़ा रहा हूं। यहां पर नहीं पढ़ाता था, कहीं और पढ़ाता था, लेकिन इन 2-2.5 साल में कम से कम मैं 50 बार RN रवि के बारे में पढ़ा चुका हूं। यार ये भी ना भारत में एक भारतीय, तमिलनाडु के डोनाल्ड ट्रंप हैं ये भी यार, इनको भी ना न्यूज से बाहर रहना नहीं आता। जबकि राज्यपाल का काम ये होता है कि आप भाई राज्य के एक नाम मात्र के अध्यक्ष हो, आप राज्य के प्रशासन के एक नाम मात्र के प्रमुख हो। तो आप जो है यार अपनी सीमाओं में रहो, आप राज्य सरकार को काम करने दो। राज्य सरकार कुछ संवैधानिक तौर पे गलती करे, जो आपको मैंने कल भी बताया था कि राज्य सरकार अगर कोई ऐसा काम करे जहां पर जो संवैधानिक तौर पे गलत हो, उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए। लेकिन रोजमर्रा के प्रशासन में अगर राज्यपाल बहुत ज्यादा रुचि लेगा या बहुत ज्यादा दखल देगा तो फिर ये तो प्रॉब्लम है ना यार, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो तो चुन के आई है, उसको तो लोगों ने वोट दिया है, राज्यपाल को तो किसी ने वोट नहीं दिया। तो तनाव होना तय है। राज्य सरकार कहेगी भैया जनता की इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा काम है, हम वो करेंगे, राज्यपाल क्यों दखल अंदाजी कर रहा है। तो अब क्या हुआ, RN रवि साहब ने, मैं आपको इसका एक मामला बता देता हूं। तो भैया तमिलनाडु में क्या है, विधानसभा बहुत सारे बिल पास करती है, जो कि विधानसभा का काम है कि भाई कानून बनाएगी वो अलग अलग तरह के। तो विधानसभा बहुत सारे विधेयक पास करती है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत आर्टिकल 200 क्या कहता है कि इन विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए। तो अनुच्छेद 200 जो होता है वो राज्यपाल को कई प्रकार के विकल्प देता है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल को कई तरह के विकल्प जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये विकल्प क्या है, जैसे एक विकल्प तो ये है कि राज्यपाल जो है खुद से कोई विधेयक जो दिया गया है उसको स्वीकृत कर ले। ठीक है, पहला विकल्प तो ये है कि राज्यपाल को एक बिल भेजा गया, राज्यपाल उस बिल को जो है स्वीकृत कर ले, ये तो पहला विकल्प हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या है कि राज्यपाल इसको अस्वीकार कर दे, राज्यपाल ये कह दे कि यार मैं इस बिल से सहमत नहीं हूं। राज्यपाल अगर बिल को अस्वीकार करता है तो विधानसभा अगर दोबारा पारित करके भेजती है तो फिर राज्यपाल को मानना पड़ता है। ठीक है, तीसरा विकल्प जो होता है वो ये होता है, राज्यपाल इस मामले को, उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब आमतौर पे राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार, राष्ट्रपति खुद तय नहीं करते, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर तय करते हैं कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया कि भाई भारत के राष्ट्रपति जो है वो तय करेंगे कि ये बिल स्वीकार्य है या नहीं है। तो आमतौर पे राष्ट्रपति के पास बहुत रेयर बिल्स को भेजा जाना चाहिए, जो मान लीजिए हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय के अधिकारों के साथ समझौता करते हैं या संघवाद को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे बिलों को ही राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया, तमिलनाडु की विधानसभा ने बहुत सारे बिल पास किए, 12 बिल थे कुल मिलाकर। उन 12 के 12 बिलों पर RN रवि साहब ने 3 साल तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया। आप समझ रहे हो, मतलब ना स्वीकार किया, ना अस्वीकार किया, ना राष्ट्रपति के पास भेजा। अब देखिए यहां पर संविधान में ये एक छोटा सा गैप है, एक छोटा सा लूप होल है। वो क्या है कि संविधान ये कहता है कि राज्यपाल जल्दी से जल्दी तय करेगा, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बांधता। अब देखिए विधानसभा, भाई अगर मान लीजिए राज्यपाल स्वीकार कर लेते तो वो कानून बन ही जाता, अगर राज्यपाल अस्वीकार कर लेते तो विधानसभा दोबारा पारित करके भेज सकती थी। तो विधानसभा ने वो सारे बिल दोबारा पारित करके भेजे, पर राज्यपाल ने कहा मैंने तो अभी अस्वीकार ही नहीं किया, आप मुझे दोबारा पारित करके क्यों भेज रहे हो भाई।
तो आप बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर राज्यपाल अस्वीकार कर दे और उसके बाद विधानसभा दोबारा पारित करे तो उसको स्वीकार करने की बाध्यता होती है। लेकिन अगर राज्यपाल ने अस्वीकार किया ही नहीं है अभी, तो ऐसे मामले में उसको अगर विधानसभा दोबारा भी पारित कर रही है तो वो एक अलग बिल हो गया। बात सही है कि नहीं है? उस पर राज्यपाल पे कोई बाध्यता है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से यह पूछा कि यार 3-3 साल तक आपने इन विधेयकों को लंबित रखा, इसका कारण क्या है? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कुछ तो आपको लगा होगा कि इस बिल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 3 साल लग गए आपको यार तय करने में, ऐसा क्या था इन बिल्स में? यह सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि से पूछा है। ठीक है, तो अब जैसा आपको मैंने बताया 3 वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया उन्होंने, दोबारा पारित करके भेजा लेकिन तब भी कोई निर्णय नहीं लिया। तो आखिरकार तंग आके राज्य सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये राज्यपाल भाई ना हां बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, हमारे कानून नहीं बन पा रहे। हमने विधेयक पास कर दिया, राज्यपाल ना हां बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, हमारे कानून नहीं बन पा रहे, हमारा काम बाधित हो रहा है। और जैसे ही सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, तुरंत राज्यपाल ने क्या किया, ये सारे के सारे बिल राष्ट्रपति को भेज दिए। अब यहां पर भी यार प्रॉब्लम है। अब मान लो राज्य के प्रशासन से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो यार भारत में संघवादी व्यवस्था है और संघवादी व्यवस्था क्या कहती है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन थोड़े ना है। राज्य सरकार के पास अपने खुद के, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, राज्य सरकार के पास अपने खुद के अधिकार हैं जो उसको संविधान से मिले हैं। तो राज्य सरकार अपने खुद के अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। तो अगर हर बिल राज्य सरकार का केंद्र स्वीकार करेगा, फिर राज्य सरकार की क्या जरूरत है? और ऐसे ही मान लीजिए अगर राज्यपाल को हर चीज राष्ट्रपति को ही भेजनी है तो राज्यपाल की क्या जरूरत है? बात सही है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है इस पर एक आपत्ति करी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई आपके अनिर्णय के कारण क्या है, यह आप बताइए। और अगर हर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना है तो राज्यपाल की भूमिका क्या है? यार ये विवाद जो है ना, ये केवल तमिलनाडु का नहीं है, ये केरल में भी हुआ है जहां पे आरिफ मोहम्मद खान साहब पहले गवर्नर थे, ये पंजाब में भी हुआ है जहां बनवारी लाल पुरोहित जहां गवर्नर थे। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसके लिए अब एक बहुत बड़े समाधान की आवश्यकता है। वो समाधान ये है कि राज्यपाल के ऊपर एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि आपके पास अगर कोई विधेयक आया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 महीना, कि आप 30 दिन का समय दे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये समय सीमा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस समय सीमा को ओपन नहीं रखना चाहिए। जैसा अभी संविधान में है कि कोई समय सीमा है ही नहीं, राज्यपाल चाहे तो वर्षों तक तय ना करे, तो ये तो गलत बात है यार। तो राज्यपाल के ऊपर एक समय सीमा लगनी चाहिए कि आप मान लो 30 दिन की आपने समय सीमा तय कर दी कि यार 30 दिन के अंदर राज्यपाल तय कर ले कि इसको पास करना है कि पास नहीं करना है। यह अपने आप में बहुत जरूरी है, ये इसका समाधान है, इसके अलावा और कोई समाधान है नहीं। चलिए साहब जल्दी से बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो भैया बांग्लादेश में जो हुआ आप जानते ही हो, लोकतांत्रिक तौर पे चुनी गई वहां पर प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। हालांकि उन पर तानाशाही तरीके से सरकार चलाने के, विरोधियों पर अत्याचार करने के बहुत तरह के आरोप थे, लेकिन चुनाव जीत कर आई थी, लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री बनी थी। बांग्लादेश में उनकी सरकार को हटा दिया गया और उनकी जगह एक अंतरिम सरकार बना दी गई जिसके मुखिया जो हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं, जो मुख्य सलाहकार हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो अभी क्या हुआ, बांग्लादेश में ऐसा लगता है जैसे कोई कानून व्यवस्था बची ही नहीं है। पूरी तरह से भीड़ का राज अब ढाका में चल रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। सोचिए बांग्लादेश के निर्माण में यार शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका जो है वो कंपेरेबल है भारत में गांधी की भूमिका से। मतलब बांग्लादेश में आप उन्हें गांधी के समकक्ष मानते हो, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं उन्होंने बांग्ला मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व किया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, आजाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी वो बने थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो नई सरकार आई है इसमें कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो परंपरागत घर था, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक वैल्यू है, उस घर को भीड़ ने कल जला दिया। ये नई सरकार जो है ये प्रयास क्या कर रही है कि शेख मुजीबुर रहमान का इतिहास में जो योगदान है उस योगदान को वाइप आउट कर दिया जाए, उस योगदान को देश भुला दे। तो अपने आप में ये प्रयास कर रही है। खैर तो हुआ क्या, हिंसक भीड़ ने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ा और जलाया। केवल तोड़ा नहीं है, उसको जला भी दिया। तो शेख हसीना जो कि अभी बांग्लादेश में भाग गई थी और वहां से भागकर उन्होंने भारत में शरण ली है। शेख हसीना ने इस घटना को आतंकवादी घटना बताया। शेख हसीना ने वक्तव्य किया कि भाई
कि भाई हम जो हैं, ये घटना जो है ये एक आतंकवादी घटना है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की, इसका प्रयास क्या है कि वो उनको मार दे, कि ये अंतरिम सरकार जो है ये शेख हसीना को मारने का प्रयास कर रही है। ये आरोप शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर लगाया। अब भारत में चूंकि देखिए भारत के साथ क्या हो गया है, भारत इस विवाद में फंस गया है क्योंकि शेख हसीना आके भारत में रुक गई है। अब भारत की शेख हसीना से हमेशा से मित्रता रही है और भारत को यह भी अंदेशा है कि अगर हम शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप देंगे तो हो सकता है बांग्लादेश उनको मार दे, उनको मृत्युदंड दे दे या उन्हें बहुत गंभीर तरीके से टॉर्चर करे। तो भारत शेख हसीना को वापस देना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन भारत को यह भी चिंता है कि यार बांग्लादेश हमारा एक बहुत बड़ा पड़ोसी देश है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, तो हम ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेश की सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहें। भाई हमारे संबंध केवल शेख हसीना से नहीं है, हमारे संबंध तो बांग्लादेश से भी है ना। तो अगर शेख हसीना का हित करने में ऐसा ना हो जाए कि बांग्लादेश से हमारे संबंध ही खराब हो जाएं, यह भी भारत की एक चिंता है। तो ऐसे में अब क्या हुआ, भारत ने इस घटना की तो निंदा की, यह बात क्लियर है। और लेकिन अब क्या हुआ, भारत के अंदर, भारत की दिल्ली में बैठ के जहां भी शेख हसीना है पता नहीं, वहां से उन्होंने एक ऑनलाइन बयान जारी किया जो कि अवामी लीग जो उनकी पार्टी है उसने अपने सोशल मीडिया पे जारी किया कि शेख हसीना ने कहा कि ये सरकार आतंकवादी है, जो ये बांग्लादेश की नई सरकार है और ये उनको मारना चाहती है। तो बांग्लादेश ने शेख हसीना के इस बयान पर कड़ी आपत्ति करी है। बांग्लादेश ने यह कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेख हसीना चूंकि भारत में रुकी हुई हैं तो वहां पे बैठ के वो राजनीतिक बयानबाजी ना करें, यह भारत को सुनिश्चित करना चाहिए। यह बात उन्होंने कही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विवाद चल ही रहा है। बांग्लादेश ये चाह रहा है कि भैया हम जो है शेख हसीना को उनको सौंप दें, हम तैयार नहीं हैं, हम शेख हसीना को उनको नहीं सौंपेंगे। तो इसको लेकर ऑलरेडी एक विवाद चल रहा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी ट्रिकी, एक बड़ी पेचीदा स्थिति है। देखिए आप में से कई लोग भारतीय विदेश सेवा के अफसर बनेंगे आगे जाके, जब आपका यूपीएससी क्लियर होगा। तो ये देखिए ये विदेश सेवा की चुनौतियां होती हैं कि आपको एक जो नेता, जो आपके हित का नेता रहा है, उसको बचाना है। आप ये नहीं चाहते कि उसको मार दिया जाए, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि उस देश से आपके संबंध खराब हो जाएं। तो ये एक बड़ा नाजुक सा एक संतुलन है जो भारत को बनाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पर हम नजर रखेंगे। और अब ये हाँ, लेकिन भारत को यह करना चाहिए, कम से कम यह भारत कर सकता है कि शेख हसीना के जो भाषण वगैरह हैं उनके लिए मेरे ख्याल से भारत को उनको कहना चाहिए कि आप जो हैं ये भाषण वगैरह देकर हमें एक मुश्किल परिस्थिति में डाल रही हैं, तो आप जो है इन भाषणों से अगर बच पाएं तो यह बहुत बेहतर होगा। यह काम भारत निश्चित तौर पर कर सकता है। चलिए अब एक बार जल्दी से आप लोगों के सवाल देखे लेते हैं। आपके सवाल कृपया उनमें शिष्टता रखिएगा, एक ही कमेंट को 50 बार कॉपी पेस्ट मत करना यार, है ना। ये जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हाँ, लोग बाहर क्यों जाते हैं? रोजगार के लिए, अच्छे जीवन की तलाश में लोग बाहर जाते हैं। आपको याद होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यार ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि इस पर भी हमको समाधान निकालना चाहिए, इसका भी समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। चलिए और क्या सवाल है? अरे क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो ये सब? चलिए कोई सवाल है क्या? हाँ, मतलब सम्मान भारद्वाज, मैं आपसे सहमत हूं कि राज्यपाल को केवल उस समय आना चाहिए एक्टिव रोल में जिस समय संविधान को खतरा हो कि राज्य सरकार कुछ ऐसा ही काम कर रही है कि देश तोड़ जाएगा, कि आप कानून व्यवस्था एकदम को खत्म कर दिया है, तब राज्यपाल को एक्टिव होना चाहिए। रोजमर्रा के प्रशासन में राज्यपाल का काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, बिल्कुल सही समझे आप। और मतलब आर.एन. रवि साहब को मेरे ख्याल से वापस बुला लेना चाहिए, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। उनको वो जबरदस्ती का केंद्र और राज्य के बीच में विवाद इकट्ठा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, जो मतलब जरूरी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, समय सीमा सब पे होनी चाहिए। यार ये ना एक थोड़ा सा मुझे एक अक्सर क्या होता है, ये और अब की प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा से आप भारत का इतिहास अगर देखेंगे तो वहां भारत के इतिहास में आपको धर्मवीरा से लेके, रोमेश भंडारी से लेके, सत्यपाल मलिक से लेके, आर.एन. रवि तक, मैं आपको जो मैंने आपको नाम बताए वो 1970 के दशक से लेके, 90 के दशक से लेके, 2000 के दशक से लेके अभी तक के नाम बताए हैं। ये सारे राज्यपाल ऐसे रहे हैं जो वास्तविकता में केंद्र के राजनीतिक एजेंट के तौर पे काम करते आए हैं। ये बहुत चिंताजनक है। देखिए सरकारिया समिति की एक राज्यपाल की भूमिका पर सरकारिया समिति बनी थी, इसीलिए उसने अनुशंसा भी दी थी कि जो राजनेता होते हैं, आमतौर पर राज्यपाल बनता कौन है? जिस राजनेता का करियर खत्म हो जाता है, जो रिटायर हो जाता है, उसको आप बना देते हो राज्यपाल।
तो इसको लेकर भी सरकारिया समिति ने यह कहा था कि राज्यपाल का पद जो है वो रिटायरमेंट हाउस नहीं होना चाहिए, आप समाज के अन्य वर्गों से भी लोगों को राज्यपाल बनाएं। अगर आप राजनेताओं को ही राज्यपाल बनाते रहेंगे तो यही सब चलता रहेगा। यह सरकारिया समिति की अनुशंसा थी, तो इसका हमको ध्यान करना चाहिए। मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत हूं कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसको लेकर कम से कम भारत की संसद को एकजुटता दिखानी चाहिए कि यार ये दुर्व्यवहार उचित है। हम एक प्रस्ताव तो भारत की संसद पारित कर ही सकती है कि यार भारत के नागरिकों के साथ उनको बेड़ियों में बांधना जो है, जबकि खास तौर पर वो ऐसे अपराधी नहीं थे, ये उचित नहीं माना जा सकता। ऐसा एक प्रस्ताव भारत की संसद पारित कर सकती है। राष्ट्रहित में ऐसे मुद्दों पर एक रूपता, एकता अगर दिखाई जाए तो अच्छी बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। और क्या सवाल है? क्या राजकोषीय नीति से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भाई। अब सरकार टैक्स बढ़ा दे चीजों पे। देखो, राजकोषीय मौद्रिक नीति क्या होती है? मुद्रा का आवागमन। राजकोषीय नीति क्या होती है? जो काम सरकार करती है। अब जैसे मान लो सरकार ने क्या किया, आप आज की तारीख में, आप क्या कोई चीज दिख रही है मेरे को, ये पेन है, आज की तारीख में ये पेन 50 रुपए का मिलता है, क्योंकि इस पे मान लो 5% टैक्स लगता है। अभी मान लो इस पे टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया जाए, तो ये पेन 5 रुपए से या 50 रुपए से बढ़ के 55 रुपए का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? निश्चित तौर पे किया जा सकता है। मुद्रास्फीति केवल मौद्रिक नीति से नहीं चलती बेटा। मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पे होती है, लेकिन मुद्रास्फीति और बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति तो यार विदेशी नीतियों से प्रभावित होती है। अभी ट्रंप साहब जो है टैरिफ वॉर कर रहे हैं। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि आज जैसे आज क्या होने वाला है, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है, उसमें हमारी नई मौद्रिक नीति बन के आएगी। तो अब उसमें मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो है मौद्रिक नीति में रेपो रेट काटे जाएंगे, कम किए जाएंगे, लेकिन अब ट्रंप साहब टैरिफ वॉर कर रहे हैं, तो हो सकता है ना भी करें। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, मुद्रास्फीति को कई बार तो विदेश भी प्रभावित करते हैं ना यार, दूसरे देशों की नीतियां भी प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर मुद्रास्फीति बनती है। बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन ये जिसका भी था बहुत बढ़िया सवाल था। तो क्या होता है ना, किसी क्लास में जब आप लोग अच्छे सवाल पूछते हो तो एक शिक्षक के तौर पर टीचर मोटिवेट होता है कि आप अच्छे सवाल पूछ रहे हो। बीपीएससी के लिए भी आप ये क्लास कर सकते हो, किसी के लिए भी आप ये क्लास कर सकते हो। चलिए, कोई सवाल है क्या? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। जो लोग यहां पे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही बेटा निकल जाएगा समय आपका। चलिए, चलिए, जो मूर्खतापूर्ण कमेंट है कुछ लोगों के, उनके मैं इग्नोर कर रहा हूं। चलिए, आईएफएस बनने के लिए बेटा यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है, उसके लिए फोकस कीजिए। मैं एक सेशन ले लूंगा कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं, इसका मैं एक सेशन ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बहुत ही सही तरीका होता है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का, उसमें जरूर आइएगा। मैं एक सेशन कोशिश करता हूं कि आज ही ले लूं, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए जाएं, आज ही मैं उसका एक सेशन लेने की कोशिश करूंगा। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। छोटी सी खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सौर ऊर्जा को लेकर। तो भाई देखो, ये बात तो तय है, आप जानते ही हो कि दुनिया भर में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो है उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, या फिर जो भी ऊर्जा के उत्पादन के नवीकरणीय तरीके हैं उनको हम प्रोत्साहित कर पाएं। आपने देखा होगा पिछले दिनों, पिछले साल 2024 में COP29 हुआ था, जो कि ज्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यार उसका एक बड़ा लक्ष्य जो था वो ये था कि किसी ना किसी तरीके से आप जो है जो प्रदूषण है उसको कम करो और सौर ऊर्जा के या बाकी जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है उनको बढ़ाओ। तो अब ऐसे में क्या हुआ है, भारत के सबसे बड़े सोलर सेल और मॉड्यूल का उद्घाटन हुआ है। तो भाई सबसे बड़े सोलर सेल और मॉड्यूल उत्पादक का, उत्पादक शब्द यहां छूट गया मेरे से, एक ऐसी फैक्ट्री बनी है। कहां बनी है? तमिलनाडु में एक जगह है गंगई कोंडान। तो भाई अगर मैं, क्योंकि तमिल में नाम है, तो अगर भाई मैं नाम थोड़ा बहुत एक आध स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर दीजिएगा। गंगाई कोंडान नाम की एक जगह है तमिलनाडु में। वहां पर मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। सबसे बड़े सोलर सेल और मॉड्यूल के उत्पादक का उद्घाटन किया है।
ये इकाई जो है ये टाटा पावर, टाटा की जो पावर कंपनी है टाटा पावर, उसकी एक सोलर एनर्जी की इकाई है। तो टाटा पावर बहुत तरह की ऊर्जा का उत्पादन करता है, उनमें से एक इकाई जो है वो सोलर ऊर्जा की है, सौर ऊर्जा की है। तो टाटा पावर की जो सौर ऊर्जा इकाई है उसने ये संस्थान की स्थापना की है गंगई कोंडन में। ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। करीब 3800 करोड़ का निवेश इसमें होगा और इससे क्या होगा, इतने आप सोलर सेल वगैरह बना पाओगे, इतने ज्यादा आप सोलर मॉड्यूल बना पाओगे जिससे 4.3 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तकरीबन 2000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2030 तक के लिए भारत ने अपने लक्ष्य तय किए हैं। भारत के लक्ष्य क्या हैं कि 500 गीगावाट जो है उतनी हम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। कब तक? 2030 तक। और अब 2030 कोई बहुत दूर नहीं है ना। अक्सर ऐसा लगता है तो बहुत टाइम है, 5 ही साल है बेटा, 2025 में आ गए हैं, 5 ही साल और हैं हमारे पास अब। तो अब क्या है, हमको 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है और इन 500 गीगावाट में से 280 गीगावाट हमें क्या चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए। तो यह बहुत जरूरी है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास जो है वो हम युद्ध स्तर पे करें। इसको लेकर छोटे मोटे प्रयास अगर हम करते रहेंगे तो वो पर्याप्त नहीं रहेंगे। तो गंगई कोंडन में ये जो टाटा पावर ने फैक्ट्री लगाई है, ये जो संयंत्र लगाया है, ये एक बहुत बड़ा एक विकास हो सकता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में ला सकता है। चलिए साहब, अब आते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा पर, जो कि मेरे ख्याल से अभी 12 तारीख को बुधवार को जो प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं उस यात्रा में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टॉपिक यही होने वाला है जिस पर प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। वो है चाबहार पत्तन, चाबहार पोर्ट। तो चाबहार है क्या? देखो ये मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ये भारत है, आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान है और यहां पर ईरान है। तो अब तक क्या होता था कि भारत को अगर मान लीजिए अफगानिस्तान के साथ कोई व्यापार करना है, अफगानिस्तान एक संकटग्रस्त देश है, भारत भाई उनके साथ व्यापार करना चाहता है, उनको चीजें भेजना चाहता था, तो भारत को पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता था। और पाकिस्तान के थ्रू यार हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। भारत के साथ तो पाकिस्तान की शत्रुता भी है, तो कोई गारंटी नहीं है कि हम जो सामान भेज रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस शत्रुता के कारण क्या है, भारत इस रास्ते को बचाना चाहता, इस रास्ते से बचना चाहता था। और भारत के ईरान से हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। तो भारत ने क्या किया यहां पर, और देखिए ग्वादर नाम का पोर्ट जो है ये चाइना ने बनाया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इधर यहां पे देखिए चाइना ने ग्वादर नाम का पत्तन बनाया है। तो भारत ने क्या किया, ईरान के यहां पर तट पर आप देख सकते हैं एक चाबहार पोर्ट के विकास में योगदान दिया। भारत ने इसमें जबरदस्त निवेश किया है। इसमें एक पूरा टर्मिनल है जिसका नाम है शहीद बेहिश्ती टर्मिनल, उसका निर्माण पूरी तरह से भारत ने किया है। भारत का इससे लक्ष्य क्या है, एक तो अब अगर हमको मान लीजिए मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करना होगा तो हमको पाकिस्तान के जरिए जाना ही नहीं है, हम मुंबई से सीधे ईरान के इस चाबहार पोर्ट पे जा सकते हैं और यहां पर सड़क या किसी अन्य मार्ग से हम मिडिल ईस्ट के देशों में जा सकते हैं। इसके अलावा यहां से अफगानिस्तान के लिए सड़क और रेल मार्ग बन गया है कि आप चाबहार पोर्ट आ गए, यहां से आप सीधे अफगानिस्तान जा सकते हो। तो अफगानिस्तान से माल अगर आपको मंगवाना है अपने देश में या उनको सामान भेजना है तो फिर आपको अब पाकिस्तान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान पे आपकी निर्भरता बहुत कम हो जाती है। यह बात क्लियर हो गई। तो यह चाबहार पोर्ट जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह है कहां पर, यह है ईरान में। और ईरान से किसके संबंध बहुत ज्यादा खराब है, अमेरिका के। अगर आप पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को देखते आए हैं तो आपको पता है कि अमेरिका जितने भी तरह के युद्ध लड़ रहा है उसमें एक बड़ा पिवोटल पॉइंट जो है वो ईरान है। चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, ये सारे के सारे जो है वास्तविकता में ईरान द्वारा समर्थित समूह ही हैं। चाहे वो हूती विद्रोही हो जो यमन से हमला करते हैं अमेरिका पर, ये सारे के सारे जो है ईरान के ही पक्षधर हैं। तो अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद उन्होंने अमेरिका पे और, अमेरिका नहीं माफ कीजिएगा, ईरान पे और सख्ती करने का ऐलान किया है। तो उन्होंने क्या कहा कि ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए। और अब तक याद रखिएगा अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन तब ट्रंप ने क्या किया था, चाबहार पोर्ट को इसका एक्सेप्शन बना दिया था, अपवाद बना दिया था। ट्रंप की जो पिछली सरकार थी 2016 से 20 तक, तब ट्रंप ने यह कहा था कि भाई हम ईरान पर तो तमाम तरह के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल एक तो अफगानिस्तान के विकास के लिए हो रहा है और अफगानिस्तान में तो हम विकास करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में तो उस समय तक अमेरिका था
और दूसरी चीज जो हम क्या चाहते हैं, चूंकि ये भारत कर रहा है और भारत हमारा मित्र देश है, तो चाबहार पोर्ट में निवेश इत्यादि करने पर हम कोई बैन नहीं लगाएंगे। देखिए, अमेरिका जब किसी देश पर कार्रवाई करता है तो वो ये भी कहता है कि अगर आप उस देश में निवेश कर रहे हैं तो हम आप पे भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप हमारे शत्रु में निवेश कर रहे हैं तो आप पे भी कार्रवाई होगी। चाबहार पोर्ट को अमेरिका ट्रंप साहब की सरकार ने पिछली बार इससे छूट दे दी थी कि चलिए आप पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं इनमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, इनमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं किया गया। देखिए, पिछले कार्यकाल में जो आपको मैंने बताया, जब जो एक ये आपका JCPOA जो था, जो ईरान के साथ एक समझौता था, उससे जब ट्रंप निकले थे तो उन्होंने भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। लेकिन इस बार जब वो प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इन प्रतिबंधों में क्या कह रहे हैं कि ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव डाला जाएगा। और इस बार तो जो प्रतिबंध लगे हैं बेटा, उनमें चाबहार पोर्ट का नाम शामिल किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कहा है कि नहीं हम तो सब पे प्रतिबंध लगाएंगे, बात खत्म। चाबहार पोर्ट लिखा है कि चाबहार पोर्ट पर भी प्रतिबंध लगेगा इस बार। यानी कि चाबहार पोर्ट से भी अगर आप व्यापार कर रहे हो तो उसको ईरान से व्यापार माना जाएगा और अमेरिका वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत ने तो बहुत पैसा लगाया यार चाबहार पोर्ट में। भारत के तो जो विदेश का जो एम्बिशन है, भारत की विदेश नीति का, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है चाबहार पोर्ट। तो भारत को अमेरिका के साथ अब बातचीत करनी पड़ेगी। इसको लेकर हमें जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, IFS जो है बड़ी एक्साइटिंग नौकरी होती है यार। भारतीय विदेश सेवा के अफसर बनोगे तो इस तरह के नेगोशिएशन में जाके बैठोगे, अमेरिका को समझाने की कोशिश करोगे कि यार हम तुम्हारे खिलाफ थोड़े ना है, हमारे को छूट दो यार इस आप प्रतिबंध से। तो अभी जो 12 तारीख को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मेरा यह मानना है कि चाबहार पोर्ट जो है ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यह भारत को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा अगर इस पर अमेरिका का प्रतिबंध लागू होता है। तो एक चिंता की बात है भारत के लिए, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए इसको भारत शायद सुलझा लेगा। चलिए साहब, यह आज के हिंदू का एक संपादकीय है उत्सर्जन को लेकर। और यार कई बार क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि सरकार जो नीतियां बनाती है या जो पॉलिसीज लागू करने की कोशिश करती है, नए नए नियम बनाती है, वो कई बार कितने भ्रामक, कितने एब्सर्ड होते हैं। एब्सर्ड समझते हो? एब्सर्ड मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो कई बार सरकारी जो एक लॉजिक की कमी होती है वो आपको यहां पे इस चीज में दिखाई देगी। तो हुआ क्या, अभी क्या हुआ है, भारत का जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है उसने एक आदेश जारी किया है। और ये आदेश क्या कहता है कि भारत के जो ताप ऊर्जा प्लांट हैं, जो आपके भाई कोयले को जला के जो आपके पावर प्लांट चलते हैं, बिजली बनाते हैं, जो कि भारत में बहुत ज्यादा है, भारत अभी भी बिजली के लिए कोयले पे बहुत ज्यादा निर्भर है। तो भाई कोयले को जला के जो हमारे पावर प्लांट बनते हैं, उनमें से जितनी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के लिए नियम बनाए गए थे कि भैया इस लेवल से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, उन नियमों को लागू करने की डेडलाइन क्या थी? 31 दिसंबर 2024। अब तो हम फरवरी में बैठे हैं 2025 के, यानी कि 38 दिन हो गए उस डेडलाइन को पार हुए। तो सरकार ने क्या किया है, वो डेडलाइन 3 वर्ष बढ़ा दी है। अब ये डेडलाइन कितनी हो गई है? 31 दिसंबर 2027। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हम इस प्रदूषण को कम क्यों नहीं कर पा रहे यार? अगर कोयले को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको रोकने की दिशा में हम काम क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन उसके पहले इतिहास पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, यह योजना आज की नहीं है। पहली बार यह प्लान बना था 2015 में कि कोयले को जलाने से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है नुकसानदायक है, तो उसको रोकना चाहिए। 2015 में इसके लिए 2017 की डेडलाइन रखी गई थी, 2017 में फिर बढ़ा दिया गया। तो कई बार यह बढ़ाई गई है। और अब सोचिए, ओरिजिनली 2017 तक हमें करना था, अब इसको हमने बढ़ा के 2027 कर दिया है, यानी कि 10 साल इसकी डेडलाइन अगर आप पूरा देखेंगे तो आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भारत में जो कोयला पाया जाता है, जिसको भारत जो आमतौर पे बिजली बनाता है वो अपने देश के ही कोयले को जला के बनाता है ना, थोड़ा ना हम इंपोर्ट करके कोयला जला के उससे बिजली बना रहे हैं। तो ये भारत में जो कोयला पाया जाता है उसमें जनरली सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है।
यानी कि मतलब आप जो जैसे दूसरे देशों में कई जगह पे कोयले में बहुत तरह का सल्फर होता है, भारत के कोयले में उतना सल्फर वैसे भी नहीं होता। तो अगर आप भारत के कोयले को जलाओगे तो बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड वैसे भी नहीं निकलती। तो इसलिए इन नियमों का पालन जो है बहुत कठिन नहीं होना चाहिए था, यह बात क्लियर है। लेकिन हुआ क्या कि हमने जब नियम कायदे बनाए तो हमने इस वाले फैक्ट को इग्नोर कर दिया। देखिए, इसीलिए समझदार लोगों के अफसर बनने की बहुत आवश्यकता होती है। यह वाला जो फैक्ट था आपका कि यार हमारे यहां कोयले में सल्फर वैसे भी तो कम है, लेकिन हमने क्या किया, पूरी दुनिया में जो कोयले को लेकर नियम बने हुए थे उन्हीं नियमों को हमने भारत में भी लागू करने की कोशिश करी, जबकि वो नियम भारत के लिए जरूरी ही नहीं थे। आप समझ रहे हो कि कोयले में से सल्फर को जब सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी तो उसके लिए क्या आपको खर्चा करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। लंबे लंबे प्लान बनाए हमने जिनकी भारत में जरूरत ही नहीं थी। अब आप लंबे प्लान बनाओगे तो वो महंगे होंगे तो वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो यही हुआ, हमने क्या किया, हर प्रकार के कोयले के लिए नियम बनाए, जबकि भारत के कोयले में उतना सल्फर होता ही नहीं है। और इस कारण से इन नियमों के इंप्लीमेंटेशन में देरी हुई। और एक एफजीडी, एक वैश्विक तकनीक है एफजीडी तकनीक, कोयले में सल्फर को कम करने के लिए उस तकनीक को लगाया गया। जबकि मैं आपको बता चुका हूं भारत में इसकी जरूरत थी क्या, जरूरत नहीं थी। किसी ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि अरे भैया हमारे देश के कोयले में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों कर रहे हो ये सब, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये तकनीक लग नहीं पाई, भाई बहुत महंगी पड़ रही थी तो कोई लगा नहीं रहा था, तो नीति आयोग और सीएसआईआर ने एक रिपोर्ट निकाल दी जिसमें उन्होंने कहा कि सल्फर उतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो तो पार्टिकुलेट मैटर है, जो धूल के कण होते हैं वो ज्यादा बड़ा मैटर है, तो हम जो है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब जो है सरकार ने फोर्स कर करके बहुत सारे ताप ऊर्जा प्रोजेक्ट में जबरदस्ती एफजीडी की तकनीक लगा दी है। वो एफजीडी तकनीक का भारत में कोई ज्यादा उपयोगिता है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहां कोयले में उतना सल्फर होता ही नहीं है। तो ये क्या दिखाता है कि सरकारी इनएफिशिएंसी जो है, कि भाई जो आपके यहां नियम नीतियां बनते हैं उन नीतियों पर यह विचार नहीं किया जाता कि उनको हम अपने देश के हिसाब से कस्टमाइज कर लें, है ना। यह जरूरी है कि अगर दुनिया भर में कोई नीति बनाई जा रही है तो आप यह भी तो देखिए कि आपके यहां समस्या क्या है, आपके यहां संसाधन किस तरीके का उपलब्ध है। तो अब चूंकि आपके पास कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है तो आप डेडलाइन को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि 3 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद भी कुछ होगा थोड़ा ना इसका। तो सही इसकी आवश्यकता यह है इसमें कि हम अपने देश के हिसाब से, अपने कोयले के हिसाब से इसकी नीति बनाएं, उसका टारगेट तय करें और उस टारगेट को समय सीमा के अंदर अचीव करें। यह बहुत जरूरी है ना। वही वाली बात हो गई कि जैसे मेरे को बहुत बच्चे मेल करते हैं, सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। इस मेल का मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं कहता हूं कि यार विद्यार्थी ए, विद्यार्थी बी, विद्यार्थी सी, विद्यार्थी डी, चारों के लिए अलग प्लान होगा यार। आप अगर मुझसे ये मदद चाहते हो, मैं मदद करता हूं बच्चों की, आप अगर ये मदद चाहते हो तो आप मेरे को अपना बैकग्राउंड तो बताओ कि आप भाई कहां से पढ़े लिखे हो, किस तरह के छात्र रहे हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बेरोजगार हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितना खर्चा कर सकते हो तैयारी पे। जब तक ये सारी जानकारी नहीं होगी, कोई ऐसा एक प्लान थोड़ा ना है सबके लिए कि सारे बच्चों के लिए एक प्लान है वो कर लो तो हो जाएगा, सबके लिए अलग प्लान बनेगा। ऐसे ही यहां पर पर्यावरण के सुधार के लिए भी हर देश के लिए अलग प्लान होना चाहिए। यह बात क्लियर हो गई। यह प्लान जब तक आपके हिसाब से नहीं बना होगा यह ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। चलिए, हां जी, अस्थायी जज वाले एक संवैधानिक प्रावधान पे आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो भारत के संविधान में एक यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 224A के तहत। अच्छा, इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि जब भी कभी किसी आर्टिकल में, जैसे 224 है, ठीक है, अगर जो आगे अल्फाबेट है अगर वो कैपिटल लेटर है तो आप समझ जाइए कि ये किसी ना किसी संशोधन के माध्यम से आया है। और अगर कोई स्मॉल लेटर है, जैसे आर्टिकल 15B है, स्मॉल लेटर है, तो आप समझ जाइए कि ये पहले से था। ये समझ में आ गया। अगर कैपिटल लेटर है तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी संविधान संशोधन के थ्रू ही आया है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो खैर, 224A क्या कहता है कि जो भारत के हाईकोर्ट हैं उनमें सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी जज के तौर पे नियुक्त करने की अनुमति यह देता है कि जो जज रिटायर हो गए हैं उनको आप जो है अस्थायी जज यानी कि एड हॉक जज के तौर पे आप नियुक्त कर सकते हैं। यह अनुमति आपको देता है। तो इसके लिए एक संविधान एक ही शर्त रखता है कि जिस जज को आप एड हॉक जज बनाने वाले हो वो सहमत हो और भारत के राष्ट्रपति की सहमति हो। राष्ट्रपति से मतलब क्या है? केंद्र सरकार, कि केंद्र सरकार की सहमति हो। यह आप समझ जाइए कि राष्ट्रपति आमतौर पे सारे काम
केंद्र सरकार की सलाह पर ही करते हैं। तो भाई एक तो जो जज है उसकी सहमति होनी चाहिए और भारत के राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। यह बात क्लियर है। देखिए कई बार क्या होता है कि न्यायालयों पर बहुत ज्यादा बर्डन होता है और एक रिटायर्ड जज जो होता है, कोई जज है मान लीजिए हाईकोर्ट से 62 साल की उम्र में जज रिटायर होता है, और 62 साल की उम्र में तो यार मतलब आमतौर पे व्यक्ति काफी फिट होता है, उसको कोई ऐसा शारीरिक तकलीफ आमतौर पे नहीं होती और वो काम कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि यार इसकी और सेवाएं ली जा सकती हैं तो आप आर्टिकल 224A के तहत उसको जज बना सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है आर्टिकल 224A ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। मेरे ख्याल से 1963 था, वर्ष आप कंफर्म कर लेना। जहां तक मुझे याद है 1963 में ये संशोधन लाया गया था, 15वां संविधान संशोधन। अब इस प्रावधान में एक खतरा है। वो खतरा क्या है कि सरकार ऐसा सोच सकती है कि यार नए जज बनाते ही नहीं, चलो एक काम करते हैं। भाई अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होता कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार और न्यायपालिका में विवाद चलता रहता है। तो सरकार ऐसा भी तो सोच सकती है कि चलो एक काम करते हैं, नया जज बनाएंगे ही नहीं, जो पुराना रिटायर हो रहा है उसी को अस्थायी जज रखते चले जाएं, क्या बुराई है। कोई पुराना जज जो सरकार का प्रिय था, सरकार को पसंद था, सरकार उसको बनाती रह सकती है कि आप अस्थायी जज रहोगे। तो इसके लिए क्या हुआ, 2021 में एक लोक प्रहरी मामला था। इस मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह अस्थायी जज आप तभी बनाओगे अगर आपके हाई कोर्ट में 20% से ज्यादा पद खाली हो। अगर 20% तक पद खाली हैं तो आप क्या करोगे, अस्थायी जजों की नियुक्ति आप नहीं कर सकते, फिर आपको जजों की स्थायी नियुक्ति ही करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस नियम में थोड़ी सी छूट दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यार देखो अब बहुत ज्यादा मामले हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। ये तो हम जानते हैं, भारत में ये तो कहा ही जाता है ना कि आप आज मुकदमा कर दो फिर आप लड़ते रहोगे, आपके बच्चे मुकदमा लड़ते रहेंगे और वो कभी पीढ़ियों तक फैसला नहीं होता। ये तो हम जानते हैं। तो भारत में हाई कोर्ट में इतने ज्यादा लंबित मामले हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ये 20% का जो नियम है इसमें छूट दे दी है। यानी कि अब अगर हाई कोर्ट में 20% से कम पद भी खाली हैं तो भी आप जो है एक अस्थायी जज की नियुक्ति कर सकते हैं। इस रूल का जो लॉजिक था, देखिए यूपीएससी में लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक बस यही था कि ये नियुक्तियां सामान्य नियुक्तियों का विकल्प नहीं बननी चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो भारत के संविधान में इसका कुछ खास प्रयोग हुआ नहीं है। यह प्रावधान आपने लगा जरूर दिया है, बना जरूर दिया है, लेकिन आज के दिन का द हिंदू यह कहता है कि अब तक केवल 3 बार, सोचिए 1963 से नियम बनाया गया, तब से लेकर केवल करीब कितने 60 साल हो गए, केवल 3 बार आपने इस नियम का प्रयोग किया है, केवल 3 बार जजों को अस्थायी जज बनाया गया है। तो अगर आपको लगता है कि इसकी उपयोगिता है, इसका हमको थोड़ा ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। यह बात भी यहां पर द हिंदू कहता है। ठीक है साहब, चलिए ये तो आखिरी हो जाएगा ना मेरे ख्याल से, इसके अलावा और भी है। हाँ आखिरी है। चलिए आखिरी आर्टिकल पे आ गए हम। तो आखिरी आर्टिकल के पहले एक बार आपके सवाल जो है वो दोबारा से देखे लेते हैं कि कोई आपका प्रश्न हो तो उसको देख लेते हैं और फिर आखिरी आर्टिकल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जाना नहीं, अभी एक आर्टिकल बाकी है। चलिए, हाँ जी, 2030 तक भारत ने अपना सोलर एनर्जी का टारगेट भारत ने रखा है। अरे बाबा देखो यार, कई बार ना विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करी जाए, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करी जाए। यार मैं एक बात सबको कहता हूं और वो बात मैं आपको आज फिर दोहराऊंगा कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ठीक से लिखो। कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखो, देखिए मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, इस कमेंट सेक्शन में आमतौर पे बहुत ज्यादा बातें जो आप लिखते हैं वो व्याकरण के तौर पे, वो एक वाक्य के कम्युनिकेशन के तौर पे अशुद्ध होता है। जब तक आप उसकी शुद्धि नहीं लाएंगे, जब तक आप 2 लाइन कमेंट में ठीक से लिखना नहीं सीखोगे, तब तक आप पीएससी में उत्तर कैसे लिखोगे यार। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रयास कीजिए कि यार मैं कमेंट में ठीक से ही लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी जो अध्यापक को समझ में आ जाए। अच्छा, एक बहुत बड़ी घोषणा करनी है मेरे को। तो आप लोगों की भारी मांग पर, आप लोगों की बहुत भारी मांग पर सोमवार से क्या लेके आ रहा हूं आपके लिए, बताइए। यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री। मंडे से क्या आ रहा है कमेंट में बताइए मेरे को, मंडे से क्या लेके आऊंगा। शाम को होगी वो क्लास, कौन सी क्लास है जल्दी से कमेंट में बताइएगा। चलिए, मेन कीवर्ड्स को इंग्लिश में भी ऐड कर दीजिए, बोलने में बता ही देता हूं, लेकिन चलिए कुछ बहुत कीवर्ड होगा तो आगे से ऐड कर देंगे।
भारत के लिए चाबहार चाबहार बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब क्योंकि चाबहार को लेकर जो अमेरिका ने कहा है, प्रधानमंत्री की यात्रा और इंपॉर्टेंट हो गई है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की यात्रा में यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है कि भैया चाबहार को कुछ मत करना। चाबहार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत और देखिए ईरान थोड़ा ट्रिकी देश है। ईरान के चीन से भी अच्छे संबंध है, अभी किसी ने लिखा है, भारत से भी अच्छे संबंध है। लेकिन यह है कि ईरान ने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मतलब हमारे को ईरान से शत्रुता करने का कोई लॉजिक नहीं है। हम ईरान ने हमेशा हमारे साथ अच्छा किया है, हमेशा हमारे साथ मधुर संबंध बना के रखे हैं। तो कोई कारण नहीं है कि भारत ईरान के ऊपर किसी तरह का संदेह करे या ईरान के साथ जो है वो कुछ और करे। ट्रंप जैसे अति राष्ट्रवादी भारत जैसे विकासशील देशों को खत्म कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते यार, ऐसे कैसे? कोई मतलब कोई झाड़ थोड़े ना है भारत, है ना। एक बार मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो किसी ने लिखा था कि ऐसे तो खत्म हो जाओगे। तो शाहरुख खान ने यही कहा था, अरे कोई घास थोड़े ना है कि हवा चलेगी और यहां वहां जो है कोई उखाड़ देगा। पेड़ है भाई। तो भारत भी जो है इतना बड़ा देश है, इतना सशक्त देश है, खत्म थोड़े ना कर सकता है यार कोई भारत को। वो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, पहुंचा लो। देखो ऐसा नहीं है कि इतिहास में अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। 98 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, अमेरिका ने बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए थे भारत पे। कुछ हुआ क्या? 2-3 साल बाद अमेरिका ने ही खत्म कर दिए प्रतिबंध, क्योंकि अमेरिका को भी नुकसान होना शुरू हो गया। देखिए इस बात को समझिए कि भारत को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, नुकसान हो सकता है, हम चाहते हैं कि वैश्विक सहयोग बने, ऐसे थोड़ा ना कोई खत्म कर देगा यार। चलिए, अरे भैया सैफ साहब आप क्यों बुर्का बैन कराने पे तुले हो? बुर्का बैन एक बड़ा राजनीतिक, और देखिए इस तरह के नीजर्क रिएक्शन, जो कोई लिख रहे हैं कि बुर्का पहन के लोग अपराध कर रहे हैं तो बुर्का बैन कर दो। फिर तो यार मतलब लोग तो टोपियां पहन के अपराध कर रहे हैं, फिर टोपियां भी बैन कर दी जाएं। मफलर पहन के, सर्दी में हमने देखा है कि अक्सर लोग टोपी और मफलर पहन लेते हैं, चेहरा दिखता नहीं, उसको पहन के अपराध कर रहे हैं तो उसको भी बैन कर दिया जाए। सड़क पार करने में दुर्घटना से कोई व्यक्ति मर रहा है तो सड़क पार करने को बैन कर दिया जाए। बेटा आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जो सोच रहे हो उसका थोड़ा लॉजिक भी तो सोचो, है ना। थोड़ा सा लॉजिक सोचिए ना, थोड़ा सा लॉजिकली, तार्किक तौर पे। हाँ ऑब्वियसली आप जो है प्रयास कीजिए कि अपराध कम हो। अपराध कम करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन वो तरीके ऐसे नीजर्क रिएक्शन नहीं हो सकते कि हम क्या करेंगे कि एकदम से सब बंद कर देंगे, सब बैन आज से। इस तरह के समाधान जो है उचित नहीं होते। भारत के राष्ट्रपति कोई गलती करते हैं तो उसके लिए नियम बना है। राष्ट्रपति की बात बहुत मुश्किल है यार। मतलब महाभियोग का नियम है कि आप राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब दोनों सदनों के कुल सदस्यता के 2/3 लोगों को सहमत होना चाहिए। और छोटी मोटी गलती नहीं, राष्ट्रपति अगर संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, संविधान के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप उनको हटा सकते हो। लेकिन लगभग प्रैक्टिकली असंभव जैसा है राष्ट्रपति को पद से हटाना। तो राष्ट्रपति एक गरिमापूर्ण पद है, आप प्रयास। अच्छा, इसके अलावा अपराध वगैरह के लिए फुल इम्यूनिटी है। अगर राष्ट्रपति किसी की हत्या भी कर देते हैं भारत में, तो भी उन पर मुकदमा नहीं चल सकता है जब तक वो पद पर हैं। ठीक है, चलिए। कोई सवाल जो है अब नजर नहीं आ रहा है। कर लिया सबने गैस। चलो, तो मंडे से आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस बार किसी किताब का नाम नहीं लेंगे। मंडे से आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था मेरे साथ। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीजों को मिला जुला कर आपको पढ़ाऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था यूट्यूब पर होगी। शेड्यूल आपको बता दूंगा, कल तक बता दूंगा, वरना टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगा। मंडे की क्लास अभी कोई यहाँ पे मैं अनअकैडमी पर नया नया जुड़ा हूं, तो थोड़ा क्लैरिटी अभी कम है। लेकिन तब भी जो है मंडे से तो आप मानकर चलिए कि इंडियन इकोनॉमी शुरू हो जाएगी आपकी। तो एकदम कमर कस लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से जिसको डर लगता है उस डर को बाय बाय बोलिए। डर का टाइम अब चला गया। अब आ गए हैं हम लोग आके इसको इतना बढ़िया तरीके से इंडियन इकोनॉमी पूरी कवर करेंगे, मजा आ जाएगा। मतलब आपको जो है इंडियन इकोनॉमी को अगर मैंने आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बना दिया तो मैं अपने आप को इकोनॉमिक्स का टीचर कहना बंद कर दूंगा। चलो, भारत और ईवी की चार्जिंग पे आ जाते हैं भाई। तो भाई एक रिपोर्ट आई है जो आपको मैंने बताया। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 2030 तक भारत में 39 लाख नए चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये देखिए, भारत में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कम है। ईवी गाड़ियां बहुत दिखने लगी है। मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूं। आज से करीब 3 साल पहले 2021 में मैंने अपनी, नहीं 2021 21 हाँ 2021 में मैंने नई गाड़ी ली। और मैं उस समय सोच रहा था कि यार ईवी गाड़ी ली जाए क्या 2021 में।
एक कारण जिसकी वजह से मैंने ईवी गाड़ी नहीं ली, क्योंकि मेरी गाड़ी आमतौर पर लोकली चलती है, तो बहुत ज्यादा बाहर में जाता नहीं। लेकिन यार मैं एक गाड़ी रखता हूं, एक से ज्यादा गाड़ियां तो मेरे पास है नहीं। तो अब मुझे क्या लगा, मैंने सिर्फ एक कारण जिसके कारण मैंने ईवी गाड़ी नहीं ली, वो था चार्जिंग नेटवर्क। कि यार मैं गाड़ी चार्ज कहां करूंगा। मान लो मैं मुंबई में मैं रहता हूं, मान लो मुंबई से पुणे जा रहा हूं, रास्ते में बैटरी वीक हो गई, तो यार अगर चार्जिंग का उस टाइम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम था, अब फिर भी कुछ कुछ बन गया है। मैंने कहा यार ये तो फिर गाड़ी काम की नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बीच में हाईवे पे आप खड़े हो, आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई है, प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो यह बात यहां पर इन्होंने कही है कि 2030 तक भारत ने अपने लिए ईवी के जो लक्ष्य रखे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो लक्ष्य रखे हैं, उसके लिए हमें 39 लाख नए चार्जिंग स्टेशन चाहिए। अभी वर्तमान में भारत में 135 गाड़ियों पर एक चार्जर है, जबकि दुनिया में आप देखेंगे 6 से 20 गाड़ियों पर एक चार्जर है। तो आप समझ रहे हो कि नहीं, भारत में चार्जर बहुत कम है अभी भी। अगर हमको 20 गाड़ियों तक लाना है तो भी हमको 39 लाख नए चार्जर करने पड़ेंगे। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनका 30% गाड़ियां ईवी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे 30% होने चाहिए। उसके लिए चार्जिंग का समाधान जो है वो हमको बनाना होगा, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक अच्छा आइडिया है कि हम अपनी एक कंपनी शुरू करें और उस कंपनी से हम जगह जगह चार्जर लगा दें। मेरा एक मित्र था, मैं आपको सच्ची बताता हूं कि मेरा मित्र था, वो तो बहुत एक्साइटेड था कि मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा एक बैटरी का सेटअप बनाऊंगा। वो इंजीनियर था, बहुत ही शानदार टेक्निकल दिमाग था उसका। और जो ये जैसे होता है ना चाय सिगरेट की दुकान होती है जगह जगह पर, उन सब पे मैं ऐसा एक वो रखवा दूंगा, और ऐसे 50 रुपए घंटा टाइप आप रेंट देकर आप अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। उसने बोला कि मैं अभी इस पे काम कर रहा हूं, पता नहीं उसका बना कि नहीं बना, आजकल संपर्क नहीं है मेरा उससे। उसका कहना था कि मैं इतना बड़ा, तकरीबन जितना बड़ा ये आईपैड है लगभग, थोड़ा इससे भारी और बड़ा, लगभग उतना बड़ा मैं एक सेटअप बना सकता हूं जिससे गाड़ी चार्ज हो जाए। तो यार अगर इस तरह की चीज हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है ये। और अभी जो आंकड़ा बताता है कि 2020 से 24 तक 50 से ज्यादा स्टार्टअप हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में चार्जर, ये ईवी के जो चार्जर हैं ये बढ़े नहीं है। 2023 में 6,500 के आसपास थे, 2024 में ये 12,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को भरे जाने की आवश्यकता है। भारत में सरकार ईवी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन ऐसे में चार्जर नेटवर्क भी पूरा अच्छे से बने, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा चार्जर महाराष्ट्र में है और उसके बाद कर्नाटक में है। एक सिंपल सा आंकड़ा, एक सिंपल सा डेटा अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं। चलिए साहब, तो अगर आपको, अभी आपको सवाल कराऊंगा, अगर आपको मेरे साथ संपर्क करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस। यहां पर मैं आपको इस क्लास की प्रेजेंटेशन भी क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट के अंदर आमतौर पे भेज देता हूं। इस टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, आप पोस्ट नहीं कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है atul_upsc, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jainatul86@gmail.com। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा अगर आपको तैयारी में मदद चाहिए तो थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल जो है आप यहां पर जाके देख सकते हैं @atuljain-9376। इस प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से, ये तो पहला सरप्राइज बताया आपको मैंने कि इकोनॉमी लेके आ रहा हूं, केवल इकोनॉमी नहीं आ रही है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी की ऐप पर आपके लिए लेकर आऊंगा दो नए फ्री कोर्स। अभी पेड कोर्स नहीं है, फ्री कोर्स, 2 नए कोर्स ऐसे जो आप अनअकैडमी की ऐप पर जाओगे और आप मेरे साथ फ्री में कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको बस अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, मेरे को एक एजुकेटर के तौर पे फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा, उसमें लिंक होगा, आप इस पर क्लिक करके सीधा मेरे को फॉलो कर सकते हो। फॉलो कर लोगे तो मेरा जो भी कोर्स है वो आपको सीधा सीधा वहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, ताकि आपका मिस ना हो जाए। एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, यूपीएससी केवल कंसिस्टेंसी का गेम है, केवल सततता का गेम है। थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या कराऊंगा अनअकैडमी ऐप पर? थोड़ा हिंट दूं या ना दूं, क्या लगता है? दे देता हूं। एक कोर्स जो होगा वो होगा हमारा एमसीक्यू पे आधारित, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू पे आधारित, ठीक है, एक कोर्स वो होगा। दूसरा कोर्स जो होगा वो इकोनॉमिक्स पे आधारित होगा, इकोनॉमिक्स के सवालों पे आधारित होगा। अभी ये 2 चीजें बता रहा हूं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको जब लॉन्च करूंगा तब पता चल जाएगा, लेकिन आज ही आप अनअकैडमी की ऐप पर जाइए और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। चलिए साहब, जल्दी से आज के सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। भारत के संविधान में राज्यपाल को किसी विधेयक से असहमत होने का अधिकार नहीं है।
क्या राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो किसी विधेयक से असहमत हो जाए? नहीं, अधिकार है। आर्टिकल 200 जो है वो राज्यपाल को अधिकार देता है, असहमत होकर वो वापस भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा पास होकर आ गया तो उसको सहमत होना पड़ेगा। तो यह बात आपकी गलत हो गई। संविधान राज्यपाल पर विधेयकों को स्वीकृति देने की कोई समय सीमा नहीं लगाता है। यह बात सही है। यही सारी फसाद की जड़ है कि कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा होती तो कोई फसाद होता ही नहीं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। यह बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलें। ये क्या हुआ? हां जी, दूसरा सवाल, भारत ने चाबहार पत्तन के लिए के एक टर्मिनल में निवेश किया है। क्या हमने एक टर्मिनल में निवेश किया है? बिल्कुल सही है। हम जानते हैं शहीद बेहिश्ती। इस पत्तन का प्रयोग अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए भी किया जाता है। यह बात सही है। इसीलिए अमेरिका ने लास्ट टाइम हमको छूट भी दी थी कि यार अफगानिस्तान के साथ तो हम भी निवेश चाहते हैं, हम भी व्यापार चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका ने हमको यहां पर छूट भी दी थी। आज का हमारा सब्जेक्टिव सवाल क्या है? शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियां भारत को एक बड़ी दुविधा में डाल रही हैं, चर्चा कीजिए। तो आपको कौन सी दुविधा है? ये दुविधा है कि हम शेख हसीना के साथ अपनी मित्रता को बनाकर रखें या फिर हम बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों को बनाकर रखें। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती क्या है? शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियां हैं। देखिए, बांग्लादेश ने शेख हसीना के लिए बांग्लादेश ने जो है शेख हसीना से ये मांग माफ कीजिएगा, उनके प्रत्यर्पण की मांग भारत से कर रहा है। लेकिन अगर शेख हसीना शांति से बैठ जाए, रिटायर हो जाए एक तरह से, तो बांग्लादेश ज्यादा फोर्स नहीं करेगा भारत को। लेकिन अगर शेख हसीना राजनीतिक बयानबाजी करती रहेंगी, अगर वो राजनीति में रुचि लेती रहेंगी, तो बांग्लादेश जो है इसके लिए भारत पे ज्यादा दबाव डालेगा कि भारत शेख हसीना का किसी ना किसी तरह से प्रत्यर्पण जल्दी से करे। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। भारत को इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है भाई, चलिए, तो बस इतना ही था आज के लिए। और बाकी कुछ प्रमुख समाचार लेकर कुछ प्रमुख वीडियोस लेकर आप सबके सामने आऊंगा और दिन भर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आज फ्राइडे है तो कल हिंदू की क्लास होगी, कल हम मिलेंगे। सैटरडे तक हिंदू की क्लास होती है और मंडे से बहुत सारी एक्साइटिंग क्लासेस और शुरू करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए।